नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर, व्याकरण का परिचय। या हिंदी जो आपका व्याकरण है उसमें हम भाषा, लिपि, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य आदि चीज़ों का परिचय हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। तो चैप्टर हमने अपने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी कुछ बातें हमने डिस्कस की थी और आशा करती हूँ कि आपने नोट डाउन भी की होंगी। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल वहीं से जहाँ पर हमने अपने पिछले लास्ट सेशन में छोड़ा था। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा पिछला सेशन था लास्ट, हमने उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, जो हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम इन सभी का परिचय यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी भाषा की, लैंग्वेज की। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और भाषा के रूप, तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। ये हमने यहाँ पर लिखा है, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये दो रूप होते हैं भाषा के मुख्यतः। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसी बात को बोलकर व्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम किसी बात को बोलकर व्यक्त करते हैं तो ये क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि अगले शनिवार से परीक्षा शुरू होंगी और यह बात सभी छात्रों ने सुनी। छात्रों ने घर आकर अपने माता पिता को बताया और उन्होंने बच्चों की बात ध्यान से सुनी। तो बताया, सुनी, बताया, सुनी। तो जिसको हम बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरे सुनकर हमारी बात को समझते हैं उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर मौखिक भाषा के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए। समाचार वाचन, जो समाचार रीडिंग की जाती है, समाचार पढ़ा जाता है। और रेडियो, नाटक, भाषण, कहानी सुनना, वार्तालाप करना, वाद विवाद, तो ये सारे जो हैं ये भाषा के मौखिक साधन है। यानी कि यहाँ पर भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है। जब आप समाचार सुनते हैं तो समाचार वाचन कैसे किया जाता है? बोलकर किया जाता है, मुंह से बोलकर किया जाता है। रेडियो पे आप कोई भी चीज कैसे सुनते हैं? चाहे आप गाने सुन रहे हो, चाहे आप कोई भाषण सुन रहे हो, चाहे आप कमेंट्री सुन रहे हो क्रिकेट की, वो सारी चीजें आप केवल सुनते हैं। नाटक, भाषण, कहानी सुनना, वार्तालाप यानी कि किसी से बातचीत करना, वाद विवाद करना, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके मौखिक भाषा के। उसके बाद आती है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने विचारों या बात या सूचना को लिखकर व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? लिखकर। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल समाचार पत्र। सुबह सुबह आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है लिखित भाषा का। उसके बाद लेख, कई विषयों पर, कई चीजों पर जो आप लेख पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, पुस्तकें जो आपकी हैं, कहानी की जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं, कहानियां जो आप पढ़ते हैं, ईमेल, मैसेज, ठीक है, ये सारे क्या है? आपकी लिखित भाषा है। और उसके बाद हम आते हैं भाषा। हमने भाषा, यहाँ पर भाषा के रूप क्लियर कर लिए। अब हम भाषा में ही मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो देखिए, मातृभाषा को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि बालक जिस भाषा को अपने माता पिता से यानी कि अपने परिवार से सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर सीखा था राष्ट्रभाषा, जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, उसको कहते हैं राष्ट्रभाषा।
राजभाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है उसको कहते हैं राजभाषा। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं सभी को, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है, माँ तथा परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जब जो फर्स्ट लैंग्वेज जो वो सीखता है अपने परिवार से, अपनी माता से। जैसे कि अगर बालक की जो माता है या बालक की जो फैमिली है वो पंजाबी है, अगर बालक की फैमिली जो है वो पंजाबी है, तो वो जो शुरुआत में, क्योंकि उसके घर का पूरा माहौल जो है वहां पर पंजाबी बोली जाती है, वो माहौल जो है पंजाबी है पूरा, तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? पंजाबी। उसके बाद जब वो स्कूल में जाएगा तब वो हिंदी इंग्लिश वहां पर सीखेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर माता कश्मीरी है या फैमिली कश्मीरी है और भाषा घर में कश्मीरी भाषा प्रयोग की जाती है, तो उसको क्या कहेंगे कि उसकी मातृभाषा क्या है? कश्मीरी है, क्योंकि उसने फर्स्ट में फैमिली में शुरुआत में कौन सी भाषा सीखी है? अपनी कश्मीरी भाषा सीखी है, तो वो उसके लिए मातृभाषा है। तो मातृभाषा जो है सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो हमारा भारतीय संविधान है यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसीलिए अभी राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, तो राष्ट्रभाषा, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझेंगे। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा किया जाता है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हिंदी जो है, हमारी जो हिंदी है, इसका प्रयोग भारत में लगभग 70% निवासी जो हैं, 70% जो हमारे भारत के निवासी हैं वो हिंदी का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप जो भारत के कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि असम या कर्नाटक की तरफ आप चले जाओ, केरल की तरफ आप चले जाओ, तो वहां पे क्या होता है कि उनकी जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो उनकी भाषा होती है। कर्नाटक की जो कन्नड़, ठीक है, इस तरह से उनकी भाषाएं उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होती हैं, और जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिसको वो पढ़ते हैं मेनली वो होती है इंग्लिश। ठीक है, हिंदी उनके में बहुत कम प्रयोग की जाती है, बहुत कम वो यूज करते हैं हिंदी। जो पढ़ाई में उनकी भाषा होती है वो एक उनकी अपनी लैंग्वेज होती है और दूसरी इंग्लिश होती है। तो
इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा हमारी जो हिंदी है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा माना माना जाता है, लेकिन एक विश्व स्तर पर उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। और अब तो पढ़ाई भी उन्हीं सब्जेक्ट्स में होने लगी, ठीक है, उनके अपने सब्जेक्ट में उनकी पढ़ाई होने लगी। तो हिंदी को इसीलिए राष्ट्रभाषा नहीं माना जाता है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का। तो राजभाषा क्या होती है ये मैंने आपको एक लाइन में पहले क्लियर किया था कि जिस देश के अधिकांश जो कार्यालयों में जो काम काज होता है, हमारे जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी काम जितने भी होते हैं, सरकारी दफ्तर जितने भी होते हैं, ऑफिस जितने भी होते हैं, वहां का ज्यादातर कामकाज जो होता है वो हिंदी भाषा में होता है, ठीक है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है। काम काज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। वह क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। तो हमारे देश में हिंदी ऐसी लैंग्वेज है जिसको ज्यादातर कार्यालयों के कामकाज में प्रयोग किया जाता है, जिसको ज्यादातर कार्यालयों के कामकाज में प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए हिंदी को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा ना कहकर राजभाषा कहा जाता है। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया आप सभी को। नोट डाउन करते रहिए बच्चे साथ साथ, और आपने ये याद भी करनी है चीजें, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता दी गई है, ठीक है। 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें मान्यता दी गई है, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आती है बोली, उसके बाद आती है हमारी बोली। भाषाओं के बारे में हमने जान लिया, उसके बाद आती है बोली। किसे कहते हैं बोली? देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली जो भाषा का रूप है, किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का जो रूप है उसको हम बोली कहते हैं। और इस भाषा का जो रूप होता है वो सीमित होता है। जैसे हम अभी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल में जो कुमाऊं मंडल है वहां पर कुमाऊनी बोली जाती है, जो गढ़वाल मंडल है वहां पर गढ़वाली बोली जाती है। और आप फर्क देखेंगे कि गढ़वाली और कुमाऊनी में भी आप जब एक प्रॉपर जो डिस्टेंस के बाद, एक दूरी के बाद, वो लैंग्वेज भी काफी चेंज हो जाती है। कुमाऊनी लैंग्वेज में भी अगर आप आगे कुमाऊं मंडल की तरफ आगे को बढ़ते जाओ तो वो लैंग्वेज भी काफी चेंज हो जाती है। इसी तरह से गढ़वाल में भी आप अगर थोड़ी दूरी पे चले जाओ तो आपको लैंग्वेज का डिफरेंस वहां पे आपको दिखाई देगा, भाषा का अंतर आपको दिखाई देगा। तो बोलियां क्या होती हैं कि भाषा का वह रूप होती हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, बोली जाती है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले। किसी विशेष
किसी क्षेत्र विशेष किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप, भाषा का रूप बोली कहलाता है। भाषा का रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का सीमित रूप, इसे सीमित रूप क्यों कहा है? क्योंकि ये उस क्षेत्र तक ही सीमित होती है, जिस क्षेत्र विशेष की है उस क्षेत्र तक ही ये सीमित होती है। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग मंडल हैं हमारे उत्तराखंड में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। तो कुमाऊं मंडल में कुमाऊनी बोली जाती है ज्यादातर, और गढ़वाल मंडल में गढ़वाली बोली जाती है। ठीक है, तो ये अपने क्षेत्र तक ही सीमित है, इनका जो रूप है वो सीमित है। हाँ, ये है कि अगर बाहर आ जाते हैं लोग, कोई अपनी बोली भाषा का प्रयोग करता है, वो सही बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर उसको बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं। वो आप अपने तक ही उसको समझ सकते हैं, अपने तक ही उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका जो क्षेत्र होता है वो जो सीमित रूप होता है इनका एक बोली कहलाती है। ठीक है, अब इस तरह से बोली आप लोग समझ गए। ठीक है, बोली क्या होती है वो आप समझ गए। किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है, और यह भाषा का सीमित रूप होता है, और इसे सामान्य बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी सामान्य बोलचाल, जैसे गढ़वाली में किसी शब्द का अर्थ दूसरा होता है, और कुमाऊनी में उस शब्द को दूसरे तरह से बोला जाता है। तो ये इनका जो प्रयोग होता है वो सामान्य बोलचाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हमने बोलियां यहाँ पर पढ़ ली, भाषा हमने पढ़ ली। अब एक हमारा यहाँ पर शब्द आता है उपभाषा। उपभाषा, भाषा सबको क्लियर हो चुकी है, अब आती है उपभाषा। उपभाषा क्या है? देखिए, जब बोली का क्षेत्र, बोली हमने बता दिया कि ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसका रूप जो है सीमित होता है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है, किसी भाषा की उपभाषा बन जाती है। अगर बोली का रूप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर समझते हैं यहां पर अच्छे से। जब बोली का रूप या क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, जाता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। तब वह उपभाषा बन जाती है। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है।
तो हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, जैसे देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि बोलियां क्या है और उपभाषा क्या है। तो यह जो बोली है, हमने बोली जो आपको बताई, तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है और सबसे मेन बात है कि बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती। साहित्य यानी कि लिटरेचर जो है नहीं लिखा जाता, साहित्य नहीं लिखा जाता किसी भी बोली में, ठीक है। लेकिन जो उपभाषा होती है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस यहां पर यह है कि बोली में साहित्य की रचना नहीं हो सकती और उपभाषा में साहित्य की रचना की जा सकती है, क्योंकि बोली जो होती है वो, जैसे कि मैंने कहा, वो सीमित क्षेत्र की है। वो अपने अपने सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उसकी अपने अपने उसके ध्वनि चिन्ह नहीं होते, उसके ध्वनि चिन्ह नहीं होते, वो केवल उच्चारण उसका होता है। तो ये बोलियां होती है, इसीलिए इनसे साहित्य रचना नहीं की जा सकती। बोलियों में साहित्य रचना नहीं की जा सकती, लेकिन उपभाषाओं में साहित्य की रचना अब होने लगी है। और एक उपभाषा की बहुत सारी बोलियां होती हैं। एक उपभाषा की बहुत सारी बोलियां होती हैं, क्योंकि देखिए जैसे अवधी भाषा है, ब्रिज भाषा है, राजस्थानी है, ये क्या थी? बोलियां थी। क्या थी? पहले ये बोलियां थी, लेकिन फिर इनका जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा हो गया कि इसमें फिर ये एक उपभाषाएं बन गई और इनमें फिर साहित्य की रचना होने लगी। यानी कि ब्रज भाषा में भी साहित्य की रचना होती है, अवधी में भी साहित्य की रचना होती है, राजस्थानी में भी साहित्य की रचना होती है। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनको 5 वर्ग में बांटा गया है। उसको हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां। तो हिंदी की कुछ उपभाषाएं जो है उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 वर्ग हैं? उपभाषाएं और उन उपभाषाओं से कौन सी बोलियां बनी है वो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो उपभाषाएं, सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है उससे बनी है ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये आपकी बनी है पश्चिमी हिंदी से, ठीक है। इसी तरह से पूर्वी हिंदी, इससे आपकी अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी,
राजस्थानी, ये भी उपभाषा है। और इससे ये किससे बनी है? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। इसी तरह से पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी किस किस से बनी है? गढ़वाली, कुमाऊनी। इसी तरह से मगधी, मगही, भोजपुरी, और आंगिका। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ हिंदी की कुछ उपभाषाएं और उनकी बोलियां हमने यहाँ पर पढ़ी। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, और आपको मैं साथ के साथ हमेशा नोट डाउन करने को कहती हूँ। तो ये हैं उपभाषाएं और ये हैं उनकी बोलियां। ठीक है, ये उपभाषाएं और ये है उनकी बोलियां। तो उपभाषा पश्चिमी हिंदी जो है उसकी बोलियां हैं ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी जो है उसकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। तो इन सबको मिला के राजस्थानी बनती है। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली और कुमाऊनी। मागधी में मगही, भोजपुरी, अंगिका। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी की उपभाषाएं भी हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब एक और मेन टॉपिक आता है हमारी हिंदी में, वो है लिपि। वो है लिपि। लिपि के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है लिपि। लिपि क्या होती है? ठीक है, अभी देखिए किसी भी भाषा को लिखने के लिए, अब हमने यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं आपको बता दी, तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। अगर आप ब्रज भाषा लिखें, अगर आप पश्चिमी हिंदी लिखें, आप पूर्वी हिंदी लिखें, आप राजस्थानी लिखें, पहाड़ी लिखें, या भाषाओं में आ जाते हैं, अगर आप पंजाबी लिखें, आप उर्दू लिखें, आप कन्नड़ लिखें, आप कोई सी भी लैंग्वेज, कोई सी भी भाषा आप लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन भाषाओं के कुछ ना कुछ ध्वनि चिन्ह होते हैं। चाहे कश्मीरी, गुजराती, बंगाली, असमिया, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, जो भी भाषा आप लिखते हैं, सभी भाषाओं क्या होते हैं, लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। देखिए आप उर्दू में देखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग। या असमी आप पढ़ेंगे, पंजाबी आप पढ़ेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे वो, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन वो भी क्या है, वो भी उन भाषा को लिखने के लिए कुछ जो ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, और इन्हीं ध्वनि चिन्हों की सहायता भाषा को लिखने के लिए की जाती है। और यही ध्वनियों के जो चिन्ह हैं, लिखने की जो विधि है, वो लिपि कहलाती है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर हम लिपि को परिभाषित कर देते हैं। उच्चारित, यानी कि जो आप उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि
उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। तो देखिए, सभी जो ध्वनियां हैं, हमने कहा सभी ध्वनियों के जो ध्वनि चिन्ह होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो यानी कि उनको लिखने की विधि भी अलग अलग होगी, तो सबकी लिपियां अलग अलग होंगी। लिपि यानी कि लिखने की विधि। तो जब ध्वनि के चिन्ह अलग हैं तो लिखने की विधि भी अलग होगी। ठीक है, तो इसीलिए कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। कुछ प्रमुख भाषाएं व उनकी लिपियां। क्योंकि जब भाषाएं अलग हैं, उनके ध्वनि चिन्ह अलग हैं, तो उनको लिखने की विधि भी अलग होती है, और जब लिखने की विधि अलग होती है तो उनकी लिपियां भी अलग होती हैं। जैसे भाषा लिपि, भाषा लिपि। सबसे पहले आते हैं हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी। बहुत सारे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जो जो आपको लगता है कि आप आसपास जिन भाषाओं को सुनते हैं उनकी लिपियां। अंग्रेजी, उर्दू या पंजाबी, नेपाली, मराठी, तो इस तरह से इनकी लिपियां हम जानेंगे। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो भी है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन। उर्दू की जो लिपि है वो है फारसी। पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। नेपाली की जो लिपि है सेम, देवनागरी। मराठी भाषा की जो लिपि है देवनागरी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख भाषाएं हमने यहां पर लिखी। ये तो बहुत कम है कि कुल 22 भाषाएं हैं। तो कुछ और भाषाएं आप विभिन्न राज्यों की लेंगे और विभिन्न अलग अलग देशों की लेंगे या विभिन्न अलग अलग जगहों की लेंगे और फिर उनकी आप लिपियां लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लें फटाफट। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने यहाँ पर भाषा, उपभाषा, बोली, लिपि, बहुत सारे इस तरह के टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़े। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं, आपको हमेशा के लिए काम आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को घर पर रिवाइज जरूर करें। और जो यहाँ पर आपको होमवर्क मिला है कि जो लिपियाँ हैं, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में हैं या बाकी जो देशों की भाषाएं हैं उनकी भी आप लिपियाँ लिख सकते हैं। तो जो होमवर्क है उसको ज़रूर घर पर करें और चैप्टर को ज़रूर घर पर रिवाइज करें। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।